गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 का साइंस का चैप्टर 9 आनुवांशिकता एवं जैव विकास के बारे में पढ़ेंगे। आनुवांशिकता, जैसा कि हमने इससे पहले वाले लेक्चर में देखा था कि आनुवांशिकता से मतलब दो चीज़ों से मिलाकर बना हुआ है, वंशागति और विभिन्नता। वंशागति क्या होती है? जो हमें अपने माता पिता जनक से प्राप्त होती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। और विभिन्नता जो कुछ नए लक्षण जो कि समय परिस्थिति के अनुसार हमारे अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। आज हम उसके आगे का जो टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन, यानी कि जो जनन की प्रक्रिया होती है तो उसके दौरान कौन कौन सी विभिन्नताएं जो हैं वो हमारे अंदर उत्पन्न हो सकती है और किस किस तरीके से। जनन जो होता है वो दो तरह का होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के लिए किसी भी एक जनक की आवश्यकता होती है। वो एक जनक नर भी हो सकता है या मादा भी हो सकती है। और लैंगिक जनन के लिए जो है दोनों जनकों की आवश्यकता होती है, नर और मादा दोनों की कारण ही यह संभव हो पाता है। अलैंगिक जनन के दौरान जो विभिन्नताएं होती हैं उनकी संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि एक ही जनक रहता है। कोई नया लक्षण किसी दूसरी परिस्थिति के कारण ही उत्पन्न हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। लैंगिक जनन में विभिन्नताओं की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि इसमें दो जनकों से हमें गुणसूत्र जो है वो संतति को मिलते हैं। तो उन गुणसूत्रों के मध्य कुछ भी परिस्थितियों के कारण कुछ भी परिवर्तन हो सकते हैं। इस कारण से वो जो है इसमें लैंगिक जनन के अंदर विभिन्नताओं की संभावनाएं अधिक होती हैं। विभिन्नताएं जो होती हैं अधिक किस किस कारणों से होती है? जब संकरण की क्रिया कराई जाती है तो क्रोमोसोम जो होते हैं, जब क्रोमोसोम मिलते हैं तो उनमें जब संयोजन की क्रिया होती है तो उनमें क्या होता है, म्यूटेशन या उत्परिवर्तन की क्रिया भी होती है। अब उत्परिवर्तन क्या होता है? अचानक क्रोमोसोम्स में आने वाले कुछ ऐसे परिवर्तन जो परिस्थितियों के अनुसार आ जाते हैं वो उत्परिवर्तन कहलाते हैं। उनके कारण इनमें लैंगिक जनन में जो है विभिन्नताओं की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं। अब विभिन्नता के क्या लाभ होते हैं? हमें विभिन्नता से अलग अलग तरीके के लाभ होते हैं। पहला, प्रकृति की जो विविधता होती है उसके आधार पर विभिन्नता जीवों के विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। कौन कौन से? पहला, जैसे उष्णता को सहन करने की क्षमता वाले जीवाणुओं को अधिक गर्मी से बचने की संभावना अधिक होती है, यानी कि ऐसे जीवाणु जिनके अंदर गर्मी को सहन करने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो जब उनके अंदर गर्मी को सहन करने की क्षमता ज़्यादा है तो अधिक उष्णता को सहन करने की क्षमता है, तो अत्यधिक गर्मी में भी वो जीवाणु क्या रहेंगे? जीवित रहेंगे, अपने आगे की जनरेशन को ग्रो कर पाएंगे, अपनी संख्या में वृद्धि कर पाएंगे। ये विभिन्नता का एक कारण होता है, इसका एक लाभ होता है। दूसरा जो इसका लाभ होता है विभिन्नता का, स्वतंत्र पर्यावरण कारकों द्वारा उत्तम परिवर्तन का चयन जैव विकास प्रक्रम का आधार बताता है। कैसे? जैसे पर्यावरण है तो पर्यावरण में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आती है कई बार जिनके कारण हम जो हैं उन परिस्थितियों के अनुसार उनमें परिवर्तन ला सकते हैं। जो उत्तम जीव होता है वही उत्तम जीव जो है वो जीवित रह पाता है, अन्यथा जो जीव वातावरण के अनुकूलित नहीं ढल पाते हैं वो मर जाते हैं, आगे अपनी संतति को बढ़ा नहीं पाते हैं। इस प्रकार से विभिन्नता के दो तरह के लाभ होते हैं। एक तो जनसंख्या में वृद्धि भी होती है और उत्तम का चयन हो जाता है, और दूसरा अधिक उष्णता सहन करने वाले जीवाणु जो होते हैं वही जीवित रह पाते हैं। स्वतंत्र एवं जुड़े कर्णपाली मानव समष्टि में पाए जाने वाले दो परिवर्त है। परिवर्त से मतलब ये है कौन सा ऐसा लक्षण है जो कि समय के अनुसार उत्पन्न हुआ है, जो विभिन्नता आई है, तो वो जो है स्वतंत्र और जुड़े हुए। जैसे ये हमारे कर्णपाली से मतलब होता है हमारे कान। तो क्या होता है, किसी के तो ये चिपके हुए होते हैं और किसी के अलग होते हैं। तो स्वतंत्र से मतलब जो फ्री है, जैसा कि मानव में पाए जाते हैं, तो वो जो है हमारे अंदर जो है पर्यावरण के द्वारा ही अनुकूलित हुए हैं और उत्पन्न होने वाली एक विभिन्नताओं में से एक है। अब आनुवांशिकता के अंदर मेंडल का योगदान सबसे ज़्यादा माना जाता है। आपने नाम सुना होगा, आनुवांशिकी के जनक हैं
ग्रेगर जॉन मेंडल, जो उनका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल, वो आनुवांशिकी के पिता या आनुवांशिकी के जनक कहलाते हैं। मेंडल ने वंशागति के कुछ नियम प्रस्तुत किए थे, इसी कारण से उनको आनुवांशिकी के जनक कहा जाता है। इनका पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल है। ये एक चर्च के पादरी थे और इन्होंने वहीं पर पीछे गार्डन में मटर के पौधे को उगाकर उस पर बहुत सारे रिसर्चेस किए, बहुत सारे अपने प्रयोग किए और उन्हीं के आधार पर इन्होंने वंशागति के नियमों को प्रस्तुत किया। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे के 7 विपर्यासी लक्षणों को चुना था। विपर्यासी से मतलब होता है विपरीत लक्षण। वो जो 7 विपर्यासी लक्षण थे वो कौन कौन से थे? पहला, बीज का आकार। अब इसमें प्रभावी लक्षण जो था वो गोल और ये अप्रभावी लक्षण झुर्रीदार, यानी कि बीज का आधार। आपने सबने मटर का पौधा देख रखा है, तो बीज का आकार जो मटर के जो दाने उसके अंदर निकलते हैं वही बीज कहलाते हैं। तो बीज का आकार मतलब वो गोल मटर है या झुर्रीदार है। बीज का रंग पीला जो कि प्रभावी लक्षण था और हरा जो कि अप्रभावी लक्षण था। फूल का रंग, प्रभावी लक्षण बैंगनी रंग का फूल, अप्रभावी सफ़ेद रंग का। फली का आकार, फूली हुई फली और सिकुड़ी हुई फली। फली का रंग हरा और पीला, हरा रंग प्रभावी है और पीला रंग अप्रभावी। पुष्प की स्थिति, पुष्प अक्षीय स्थिति पे है तो ये प्रभावी लक्षण है, वक्षस्थ्य या अंत्यस्थ स्थिति पे है तो वो अप्रभावी लक्षण है। पौधे की लंबाई, पौधा लंबा है या बौना, लंबेपन का गुण प्रभावी है और बौनेपन का अप्रभावी। इस प्रकार से उसने जो है इन 7 कैरेक्टर्स को चुना और इन्हीं के आधार पर मटर के पौधे में अलग अलग प्रयोग करके अपने अलग अलग आनुवांशिकी के नियमों को दिया। इस तरीके से उसने मेंडल ने जो है अपने मटर के पौधे पर प्रयोग किए। और मटर का जो वैज्ञानिक नाम होता है उद्यान मटर का, वो होता है हमारा पाइसम सैटाइवम, इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है। उसी के ऊपर ये सारे लक्षणों को देखते हुए उसने अपने प्रयोग किए और वंशागति के नियमों को दिया, वंशागति के नियमों के बारे में समझाया, वंशागति से संबंधित जितने भी रिसर्चेस थे उनको किए। उद्यान मटर के पौधे को ही चुनने का उसका एक कारण था कि जो ये उद्यान मटर होती है वो 1 वर्षीय पौधा होता है, यानी कि 1 वर्ष के अंदर ही इसमें जो है फसल पक जाती है, मतलब फूल फल पत्तियां सारे परिवर्तन आ जाते हैं। और उन सारे लक्षणों को देखते हुए ही उसने जो है अपने प्रयोगों को किया और उसके बारे में निष्कर्ष निकाला और इन्हीं 7 विपर्यासी लक्षणों को लेकर मेंडल ने अपना योगदान दिया। मेंडल ने मटर के पौधे का अध्ययन किया जो कि स्थूल रूप से दिखाई देते थे, यानी कि इन्हीं मेंडल के ने इसको इसलिए सुना क्योंकि आप देख सकते हो कि मटर जो है फली से मतलब होता है जो हमारी छिलके सहित मटर होती है, उसको भी हम आसानी से देख सकते हैं, उसके गुणों के बारे में जान सकते हैं। और एक होता है बीज, तो बीज में भी क्या होता है, जो मटर के दाने हम छील कर निकालते हैं वो, तो उनको भी हम आसानी से देख सकते हैं, पहचान सकते हैं और उनके ऊपर प्रयोग किया जा सकता है, संकरण की क्रिया आसानी से कराई जा सकती है। इसलिए ही उसने मटर के पौधे को चुना। आज यहीं तक, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।